नमस्कार, एएनवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारियां दी। वित्त मंत्री ने इस बात का ब्यौरा दिया कि पहले चरण में किन सेक्टर को राहत दी जा रही है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी है। वित्त मंत्री ने आज करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, रोड सेक्टर को जो निर्णय हुए हैं वो और फायदे के हैं और मुझे लगता है कि विशेष रूप से हमारे जो इन्वेस्टर है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए प्रोत्साहन देने के लिए काफी निर्णय हुए हैं और वैसे भी हम लोग लगातार उसमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार रोड सेक्टर में हमारी बीओटी, पीपीपी, टीओटी ये सब तो प्रोजेक्ट शुरू है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और जो टीओटी में इंडियन हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी भाग ले पाएंगे, तो एक प्रकार से काफी अच्छा बूस्ट मिला है और मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से रोड सेक्टर में नए एम्प्लॉयमेंट खड़े होंगे और जो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए इस समय, उसके सिवा परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी। तो अब हम लोग एनएचआईए ट्रिपल ए रेटिंग है और हम लोग अभी इंटरनेशनल इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड्स, एडीबी बैंक, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक जैसे लोगों से हम लोन पैसा लाएंगे और इसके बाद अब एफडीआई जो है पूरा 100% अलाउ है। तो अब निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में और आएगी और निश्चित रूप से हम काफी बड़ा काम इसमें कर सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसमें एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, टनल्स, रोड, ब्रिजेस, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलेगा और जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उनका भी बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा आर्थिक पैकेज सभी क्षेत्रों के लिए तैयार किया है और उसमें आत्मनिर्भर भारत ये मुख्य मंत्र है। इस दिशा में आज जो 15 निर्णयों की घोषणा हुई है उससे उसका अंदाजा मिलता है। सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी समझते हैं और है। रोजगार देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन उद्योगों के लिए 3,70,000 करोड़ की विभिन्न पैकेज दिए गए हैं और उससे ज्यादा उनकी परिभाषा में बदलाव किया है। अब सूक्ष्म के लिए 1 करोड़ तक का कैपिटल और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, लघु के लिए 10 करोड़ तक का कैपिटल और 50 करोड़ तक का कारोबार। सरकार की तरफ से जारी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला बोला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित मामूली पैकेज को छोड़कर हम वित्त मंत्री की घोषणाओं से निराश हैं। यह हर दिन कड़ी मेहनत करने वालों पर कुठाराघात है। वित्त मंत्री ने कुछ कहा उनमें लाखों गरीबों, भूखे प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ नहीं है जो पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। The TDS rate will be reduced up to 31st March 2021. This involves ₹50,000 crore and tax refunds to all will be expedited. These are liquidity-related and regulatory measures. I wish to keep my opening comments brief and focused. Let me first point out that there is nothing, absolutely nothing, in what the finance minister said today for the lakhs of poor, hungry, and devastated migrant workers who have walked, and many thousands are still walking back to their home states. This is a cruel blow dealt to those who toil every day. There is also nothing, absolutely nothing,
by way of cash transfer to the bottom half of the population, 13 crore families who've been pushed into destitution. Only yesterday, Professor Thomas Piketty pleaded for cash transfers to the poor. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 15 घोषणाएं की। इनमें 6 घोषणाएं छोटे मझोले उद्योगों के लिए, 3 घोषणाएं टैक्स से जुड़ी, 2 ऐलान एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पर, 2 घोषणाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और एक घोषणाएं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं तो 20,000 करोड़ रुपया कोरोना के पहले जो एमएसएमई स्ट्रेस एसेट में चले गए हैं उसको भी पुनरुज्जीवित करने के लिए दिया जाने वाला है। फंड्स ऑफ फंड भी तैयार किया गया है 50,000 करोड़ रुपए का, और पहली बार एमएसएमई में केंद्र सरकार इक्विटी लेने जा रही है जो एक क्रांतिकारी फैसला है। इसके साथ साथ 200 करोड़ रुपए तक हमारे एमएसएमई को अब टेंडर मिल पाएगा और वो ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, लोकल टेंडर होगा, तो एमएसएमई को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे एमएसएमईज को जो उनके ड्यूज है 45 दिनों में सारे ड्यूज उनको मिलेंगे, जिसके कारण एडिशनल लिक्विडिटी उनके पास आएगी। एमएसएमई का जो सेक्टर सबसे ज्यादा हमको एम्प्लॉयमेंट देता है, इस सेक्टर को ये जो आज पैकेज मिला है नए भारत के निर्माण में एक नींव का पत्थर यह साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। ये केवल नारा नहीं, मंत्र है, और इसको जमीन पर उतारने का रोड मैप भी तैयार है। आज जो एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की घोषणाएं की गई है माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा, वो सचमुच में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है। और मुझे पूरा विश्वास है एमएसएमई सेक्टर को जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो आर्थिक पैकेज दिया है, उससे एमएसएमई नए सिरे से खड़े हो जाएंगे। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इसके कारण पीएम मोदी के आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पैकेज के तहत विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की। इस पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पैकेज में समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है। ये विशेष पैकेज देश को आगे लेकर जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी और आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने जिस तरह से उसकी घोषणा करके और सारी सिलसिलेवार बताया, यानी किसान हो, मजदूर हो, एमएसएमई सेक्टर के लोग हों या उद्योग से जुड़े लोग हों, देश को चलाने वाला ये बहुत बड़ी घोषणा है। देश को आगे बढ़ाने वाला घोषणा उन्होंने किया है। उन्होंने जिस तरह समाज के हर वर्ग की चिंता की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इतिहास में इस घोषणा को याद रखा जाएगा कि संकट के वक्त में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सामने आई है और समाज के हर वर्ग की चिंता की है, इसमें जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी के बाद वित्त मंत्री ने अलग अलग सेक्टरों के लिए राहत पैकेज के तहत कई घोषणाएं की, जिसको लेकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो 29% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और ये वो सेक्टर है जो छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में छोटी छोटी सी यूनिट्स को लगाकर जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है।
इस सेक्टर को बढ़ावा देना ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही उचित कदम है और ऐसा ये कदम है जो भारत की जीडीपी को एक कहीं से कहीं ले जाएगा। इस सेक्टर में वो यूनिट्स हैं जहां पर बड़े बड़े प्लांट्स नहीं लग सकते हैं, छोटे छोटे से एक गांव के अंदर हमारी एमएसएमई की जो यूनिट्स लगी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक केवीआईसी का फ्लैगशिप स्कीम है जिनके माध्यम से छोटे छोटे से उद्योग लगाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि उन जगहों पर ऐसे उद्योग लगे हुए हैं जहां कोई बड़ा इंडस्ट्री कभी पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन वहां उस गांव में उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। तो ये उसकी ताकत है और इसको जो बल मिला है, जो आज पैकेज अनाउंस हुआ है, वास्तव में एमएसएमई सेक्टर के लिए ये गोल्डन पीरियड है। थैंक यू सर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम का आर्थिक पैकेज देश की जनता के साथ धोखा है। साथ ही उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज को बिग जीरो करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री देशवासियों को कुछ देंगे, लेकिन वे छले गए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला है। ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री की तरफ से आर्थिक पैकेज को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि उन्होंने अपनी घोषणाओं में ऐसा कुछ नहीं कहा जो आम जनता को फायदा पहुंचता हो। सरकार ने किसानों के लिए भी किसी राहत का ऐलान नहीं किया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ब्यौरा दिया, जिसकी वजह से सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भी दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार जोरदार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स में एक्सिस बैंक सबसे अधिक 7% चढ़ा। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, ICICI बैंक, SBI, M&M और बजाज फाइनेंस में भी तेजी रही। बता दें कि मंगलवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज के ही दिन 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक संपन्न हुई थी। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक की शुरुआत हुई थी। माननीय राष्ट्रपति ने जीवी मावलंकर को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया था और उसके बाद 451 माननीय सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। पिछले 68 वर्षों में भारत के संसदीय लोकतंत्र ने विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। हमारी संसद नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिलाने में अग्रिम भूमिका निभाती रही है। आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक संपन्न हुई थी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक आज के दिन ही 1952 में शुरुआत हुई। महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी ने जीवी मावलंकर जी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया था और स्पीकर नियुक्त होने के बाद 451 माननीय सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। भारत का लोकतंत्र हमारा बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। स्वाभाविक रूप से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन काल से बहुत मजबूत थी और आज भी भारत का संसदीय लोकतंत्र का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन लागू है। वहीं रेलवे ने 12 मई से फंसे यात्रियों को निकालने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिनसे लोग अपने घर पहुंच सकते हैं। मगर इसमें अहम दिक्कत आ रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की।
दिल्ली पुलिस ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए एक बस सेवा शुरू करने जा रही है। यात्रियों की दिक्कतों को देखते हुए डीसीपी हरेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग विशेष ट्रेनों से दिल्ली आ रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं, उनके आवागमन के लिए हम बसें उपलब्ध कराएंगे। डीटीसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11 जिलों के लिए बस चलाएगा, जिसमें कोरोना से संबंधित सभी सावधानियों का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो ये देखा गया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास अपने वाहन नहीं थे और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड होना पड़ता है। उन लोगों का खास ख्याल रखते हुए ये प्लान किया गया है कि कल से उनके लिए डीटीसी की बसें अवेलेबल कराई जाएंगी, जो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक जो डीएम ऑफिसेज हैं वहाँ तक का रूट तय करेंगी और उन बसों में लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मुनासिब है उतने पैसेंजर्स उन बसों में जाएंगे। इससे हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जिन लोगों के पास अपने वाहन नहीं है उनके लिए एक मुश्किल की घड़ी थी कि वो कौन सा वाहन यूज़ करें, कैसे जाएं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधायक निधि से 2 लाख रुपए कोरोना के खिलाफ जारी जंग में खर्च करने के लिए देने का ऐलान किया। इससे पूर्व 1,82,000 रुपए का मदद राशि जारी किया है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र समन्नी, चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों में नहीं मिलनी सुविधा के कारण मजदूर पैदल और जैसे तैसे अपने जिलों तक पहुंच रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर मजदूर घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के कड़े निर्देशों के बावजूद सीमाओं पर इन मजदूरों को कोई भी सरकारी अमला नहीं ले रहा है। वहीं इस सब के बीच सिख समाज के लोग बाघ नदी और नांदगांव के बीच पैदल चल रहे मजदूरों को खाना खिला रहे हैं। पूरा देश इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन पन्ना जिले का एक नगर ऐसा भी है जहां लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। कहां है ये स्थान और क्यों यहां लोग डर के साए में जी रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ शहरों को, कस्बों और नगर मोहल्लों को सैनिटाइज कर लोगों को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच जैन मंदिर के सामने मंडी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की वजह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसमें अब सुअरों ने डेरा जमा लिया। इसकी वजह से अब यहाँ आम लोग और बच्चे भयानक कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक बीमारी को दस्तक देने वाले इन सुअरों के बीच रहने को मजबूर हुए पड़े हैं। हालांकि यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि ये स्थान तहसील परिसर के सामने है, लेकिन यहाँ आला अधिकारियों की कभी नजर नहीं पड़ी, जबकि नगरवासियों की ओर से इस संबंध में बाकायदा आवेदन किया गया। बैठ भी नहीं पा रहे वहाँ गंदगी के कारण, और बच्चे सारे दिन घूमते हैं और स्वाइन फ्लू होने का डर। मंदिर निकलो तो रोड में भी यानी गाड़ी लगी हुई है, तो निकलने में भी दिक्कत है। यानी एकदम चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, और पूरा वहाँ का किसी का भी कोई बस गाड़ी आड़ी ना डब्बे कुछ भी नहीं है, तब भी अतिक्रमण में रखा हुआ है वहाँ सब कुछ, जिसको हटाने। वहीं उधर नगरवासियों की ओर से मिले आवेदन पर तहसीलदार दिव्या जैन ने संबंधित विभाग को आदेश जारी कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मेरे संज्ञान में लाई है कि वहाँ पे अतिक्रमण जिसका गंदगी होती है, ठीक है, तो वो अतिक्रमण जो जमीन है वो मंडी की है। मैं संबंधित मंडी सचिव से बात करूंगी और साफ सफाई के लिए मैं सीएमओ को ये बता दूंगी कि आप साफ सफाई करें, ताकि वहाँ पे किसी तरीके की बीमारी का खतरा ना हो। साफ सफाई की स्थिति इसलिए नहीं बन पाती मैडम क्योंकि वहाँ पर डब्बे और बहुत सारी चीजें। ठीक है भैया, मैं संबंधित को नोटिस काट के डब्बे उनसे बोलूंगी हटा लें स्वतः। हालांकि तहसीलदार दिव्या जैन की ओर से लोगों को आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि तहसील परिसर से महज चंद कदम दूर और मंदिर परिसर जैसी
जगह होने के बाद भी यहाँ नगरवासियों की समस्या पर आज तक उच्च अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं गया? वैसे ये बात नहीं है कि तहसीलदार, सीएमओ या मंडी अधिकारियों को इस अतिक्रमण और गंदगी की जानकारी नहीं है, लेकिन सारी जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई को लेकर जिम्मेदारों की ओर से बार बार एक दूसरे का क्षेत्र होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या तहसीलदार दिव्या जैन के संज्ञान लेने के बाद ये आवेदन भी कार्रवाई का इंतजार करते हुए फाइलों में दबकर धूल फांकने को मजबूर होगा, या फिर अपनी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग कर तहसीलदार की ओर से नगरवासियों की समस्या का निवारण किया जाएगा। पन्ना से अंकित त्रिपाठी की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। भोपाल में दिन में चटक धूप के बाद शाम होते ही कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश के साथ ही 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलीं। वहीं तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। हिमाचल के कुल्लू में मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के लिए एक मारुति इको कार भेंट की है। उन्होंने सांसद निधि से खरीदे गए इस वाहन के कागजात और चाबी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र को सौंपी। यह वाहन विशेषकर कोविड-19 के दौरान अस्पताल स्टाफ के लिए इमरजेंसी के दौरान उपयोग में लाया जाएगा। सांसद ने एनएचपीसी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत अस्पताल को जारी किए गए 10 लाख रुपए का चेक भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इस कोरोना महामारी से जो जो करणीय काम है वो काम जाकर करें। तो मैंने अपने मंडी पार्लियामेंट में चाहे मेडिकल कॉलेज नेरचो को, चाहे मेडिकल अपना जोनल हॉस्पिटल मंडी, सिविल हॉस्पिटल जोगिंदर नगर और आज कुल्लू का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ एक तो स्टाफ व्हीकल की ज़रूरत थी कि यहाँ जो डॉक्टर हैं आपातकालीन सेवाएं लगते हैं तो उनके लिए स्टाफ व्हीकल नहीं था। तो सीएम साहब का आग्रह था कि व्हीकल की व्यवस्था की जाए। तो एमपी लैड से कि 5 लाख का व्हीकल जो था आज ये दिया गया है। आज ये जो हमारे डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ है, सुरक्षा कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, तो एक था कि आज उन पर पुष्प वर्षा की जाए, उनका धन्यवाद किया जाए। तो आज कुल्लू इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएमओ से लेकर तमाम जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, नर्सें हैं और सफाई कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं और पत्रकार महानुभाव भी आज आपके साथ मिलना हुआ है। तो एक पुष्प वर्षा करके जैसे उनका अभिनंदन करने का कार्यक्रम था। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के गाजियाबाद से पलायन की तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं। गाजियाबाद के लाल कुआं पर सैकड़ों प्रवासी मजदूर और उनके परिवार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। ये परिवार सड़क किनारे बैठे हुए हैं। इन्हें आजमगढ़, बिहार, एमपी, झांसी जाना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई बस की व्यवस्था यहाँ नहीं है। लोगों का कहना है कि काम धंधे बंद होने और खाने की परेशानी होने की वजह से ये लोग पलायन को मजबूर हैं और किसी तरह अपने घरों को जाना चाहते हैं। आने वाला। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। नई दिल्ली। नई दिल्ली से? हाँ। क्या करते थे नई दिल्ली में? दिहाड़ी का काम हम लोग करते हैं। हाँ। अच्छा, 3 दिन हो गया हम लोग के चले हुए। दिल्ली से आप गाजियाबाद पहुँचे हो 3 दिन में? रात में हम लोग पार हुए हैं। अच्छा। अब वहाँ गए हैं तो मेरठ वाला रोड पर वहाँ 12 बस थी, वहाँ से ज़्यादा जनता हो गई तो वापस कर दिए। वहाँ से हम लोग पैदल आ रहा। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ में 10 हैं, 50 पीछे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक घिनौनी घटना सामने आई है, जहां दबंग कोटेदार ने एक छात्रा के साथ रेप किया है। दरअसल छात्रा अपने घर पर सो रही थी, तभी गांव का ही एक व्यक्ति उसके घर आया और कहने लगा कि गांव के कोटेदार राशन लेने को आपको बुला रहे हैं। छात्रा तुरंत उठकर चली गई। वहां पता चला कि कोटेदार ने उसको राशन देने के बजाय कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं इस मामले को लेकर सीओ नवाबगंज ने बताया कि हाफिजगंज थाने में बलात्कार का एक मुकदमा लिखा गया है। क्या मामला है? मामला ये है, कोटेदार ने एक लड़का भेजा था। हाँ। हमारी लड़की सो रही घर पर। तो आया, उसने टेरा कि बच्ची कहाँ है तुम्हारी? तो हमारी घरवाली बोली कि वो तो सो रही है। बोला उसे उठा दो। कोटेदार ने बुलाया है, आज अंगूठा लगा दे, 15 तारीख को गल्ला मिल जाएगा। लड़की के बलात्कार का मामला सामने आया है, इस पर क्या मामला है, जानना चाहेंगे सर? ये हाफिजगंज थाने में एक बलात्कार का मुकदमा लिखा गया है। लड़की नाबालिग बताई जा रही है। आज उस लड़की का बयान भी कराएगा, उसको तत्काल मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ दबिश दी जा रही है, अभी जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे इसमें। पंजाब के बरनाला में कोरोना वायरस से पहली कतार में लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स 108 एम्बुलेंस ड्राइवरों और ईएमटी की जान की परवाह शायद किसी को नहीं है। बरनाला प्रशासन द्वारा इन्हें आराम करने के लिए दिए गए कमरे गंदगी से पटे पड़े हैं और छत की हालत ऐसी है जो कभी भी गिर सकता है। बरनाला से आप विधायक मीत हेयर ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवरों का दुखड़ा सुना और जिला प्रशासन से बात कर ढंग का कमरा दिलवाने का आदेश दिया। 108 जी ड्राइवरी ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤੋਂ ਜੀ, ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਬਸ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। बस कंपनी वालों जो किट्टां वगैरह प्रोवाइड हुई जी उही बस मिले जी, कोई होर सहूलत कोई मिल नहीं रही। प्रशासन को कहना चाहते जी साडे वाल भी कोई थोड़ा ध्यान दिता जाए, साडियां सैलरियां वधाइयां जाण, साडे बारे साडा कोई वधिया सानूं कोई रहण नूं कोई रूम दिता जाए, कोई इंश्योरेंस दिता जाए। इन्नी घट तनख्वाह ते असीं काम कर रहे हैं, बस ये तो साडी मजबूरी समझ लो जां कुछ भी है। चिकित्सा हेल्थ लिमिटेड से काम कर रहे हैं। सानू तकलीफ काफ़ी अच्छे कमरे की आ रही है, बार बार 9-10 महीने सानू कमरे की शिकायत करते हैं भी इदा कि कमरे की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, पर साड़ी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई होने के नाल सानू साड़ी तनख्वाह भी काफ़ी घट नहीं, जिन्ना करके साड़ी सरकार भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। 9,9500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ फ्रंट पेज ਤੇ। सब तो पहला ਅਸੀਂ ही मरीज़ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, बाद च हॉस्पिटल ਜਾਂਦਾ है, उस तो बाद भी इसे हस्पताल ਦੇ ਸਾਡੇ जिन्ने मरीज़ ने ਅਸੀਂ हस्पताल ਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਵਲ 3-4% ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਥ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ CMO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ SMO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਕਣ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ होवे भी घट्टो घट्ट वो तो इन्होंने प्रोवाइड करवा सके। पंजाब के फाजिल्का के जलालाबाद पुलिस ने कोरोना काल के बीच अवैध खनन का भंडाफोड़ किया है। जी हां, जलालाबाद के गांव काठगढ़ के चंद्रभान ड्रेन के नाजायज तौर पर रेत खोदा जा रहा था, जिसे ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए भरकर बेचा भी जा रहा था। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए नाकाबंदी कर सभी दर्जन भर से अधिक रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली बरामद किए गए। जलालाबाद के अधीन पड़ते थाना वेरोके में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। इस बारे में जलालाबाद के DSP जसपाल सिंह का कहना है कि नाजायज तौर पर अवैध खनन चलने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन वाहनों की बरामदगी हुई है। वहीं उन्होंने कहा है कि मौके से वाहन चालक फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। किन्ने ट्रैक्टर ट्राली ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸੇਮਨਾ ਨਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ 15-16 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ SHO ਵੈਰੋਗੇ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 379 ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਨਾਲ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਰ ਟੋਟਲ? ਇਹ 15 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਨਾਲ। FR नंबर 43 दर्ज है बैरोंकटा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के क्षेत्र संसदीय क्षेत्र अमेठी में किसानों का बुरा हाल है। एक तो बेमौसम बारिश यानी कि मौसम की मार से किसान परेशान हैं और उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं, वहीं सब्जियों की भी उठान न होने से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में सब्जी की खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर कई बार पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि बेमौसमी बारिश और लॉकडाउन ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों की समस्याओं के बारे में जानने के लिए जब हम अमेठी के पिंडोरिया गांव पहुंचे और किसानों से बात की तो उनका कहना था कि पिछली बार हम लोगों ने सब्जी की खेती की और अच्छा मुनाफा कमाया। इस बार भी बहुत कुछ अरमान लेकर हमने सब्जी की फसल उगाई थी, लेकिन बेमौसमी बारिश और लॉकडाउन ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इस समय जहां बेमौसमी बारिश से फसलें खराब हो रही हैं, तो वहीं लॉकडाउन की वजह से सब्जियों का उठान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से औने पौने दामों पर गांव में ही सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं। किसानों का कहना है कि अगर आलम यही रहा तो शायद लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। सब्जी की खेती करते हैं, इसमें जो है भिंडी लगी है, जो ना है कोहड़ा है, लौकी है, तोरई है, मिर्चा है और भाटा है। इसी सब्जी सब चीज़ की लगभग कितने बीघे की फसल है आपकी? लगभग 10 बीघा होगा।
10-12 बीघा। फसल तैयार है? हाँ, फसल तैयार है। कैसे बेच रहे हैं फसल को इस टाइम? अब इस टाइम तो बिक नहीं रहा है, जो ना लॉकडाउन के चलते औने पौने ऐसे जा रही है कम दाम में, और ठीक से नहीं चल रहा है इस समय। क्या काम करते हैं आप? कद्दू का खेती करते हैं। कितना कद्दू बोए हैं आपकी बार? 10-20 सब बोए हुए हैं। ये बताओ, लॉकडाउन को लेके आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? बहुत परेशानी हुई है सर। कैसे दाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? नहीं सर, बरसात की वजह से लॉकडाउन में कद्दू का दाम नहीं निकल रहा है। और बेचने जाने के लिए आप लोग कोई समस्या? अरे सर, वो जाते हैं तो वहाँ जो है डंडा लेकर मारते हैं, और कोरोना की वजह से जो है परेशानी होती है। वहीं दूसरी तरफ किसान राम सेवक का कहना है कि अगर वो अपने प्रयासों से सब्जियां मंडियों तक पहुंचा भी रहे हैं, तो वहां एक तो पुलिस के डंडों का डर बना रहता है, दूसरा कोरोना वायरस का। करने वाला हूँ। क्या काम करते हैं आप? सब्जी काम करता हूँ जी। कितना खेत है आपका? अरे मेरे पास 10 बीघा खेत है। 4 बीघा कोहड़ा है, 2 बीघा मिर्चा है, और 1 बीघा खरबूजा लगाया हूँ। भिंडी का 12 बिस्सा है। ये बताइए, लॉकडाउन में आपको सब्जी बेचने को और इसका उत्पादन में क्या फर्क पड़ा है? सर, अब की बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि क्या मतलब, एक तो बरसात ले गई, बिन मौसम बारिश हुई है। बिन मौसम बारिश की वजह से हमारा फसल जो है आधी हो गई है, और मंडी में जाते हैं मार्केट बेचने में कोरोना के चक्कर से आदमी बहुत भयभीत हो गए हैं, और बराबर सब्जी का मतलब बिक नहीं पाती है, और अच्छा रेट नहीं मिल रहा है हमको। का मतलब इतना रेट में बेचने में परेशानी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है। गौरतलब है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से किसानों को शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले मजदूर न मिलने से किसानों के सामने फसलें काटने का संकट खड़ा हो गया था, तो अब लॉकडाउन की वजह से सब्जियों का उठान न हो पाने की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। फिलहाल किसान इस बदहाली के दौर में सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट, ANB न्यूज। पंजाब के मुक्तसर साहिब में लॉकडाउन के चलते सब्जियां और प्याज के रेट कम हो गए हैं, जिससे थोक सब्जी विक्रेता परेशान हो चुके हैं। जो प्याज लॉकडाउन के पहले लोगों के आंसू निकाल रहा था, आज अपने दाम को लेकर खुद आंसू बहा रहा है। जब 80 रुपये किलो बिकने वाला प्याज आज 6 या 7 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज विक्रेताओं का कहना है कि 7 रुपये किलो प्याज बेचकर मुनाफा नहीं होता, 4 रुपये किलो किराया पड़ जाता है। साथ ही लॉकडाउन का वजह से मंडी में खरीदार भी बहुत कम आते हैं। थोक विक्रेताओं ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मंडी में न कोई पकड़ी लग रही है और न ही कोई दुकान, सिर्फ रेहड़ियों वाले ही थोड़ा बहुत सब्जी खरीद रहे हैं। जी सब तो वड्डी जिहड़ी मेन गल है जी, इस टाइम जो भी महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, उस करके सरकारां ਵੱਲੋਂ जो लॉकडाउन किया गया सीगा, कर्फ्यू लगाया गया सी, सब तो वड्डी प्रॉब्लम तो थोड़ी जी उस करके आ गई। और कुछ बाजार दे विच दुकानां ना खुल्लण करके, और मंडी दे विच जो फड़ी लगदी सी तकरीबन 200-250 वो ना लगन करके सब तो वड्डी जिहड़ी लागत है, जिथे 100 गटे लागत है उत्थे 20 गटे रह गए। और जिहड़ा कोई जरूरतमंद है उही प्याज लैण आंदा है, बाकी आम आदमी कोई नहीं, बाजार वाला कोई नहीं, फड़ी वाला कोई नहीं, सिटी मार्केट वाला जो भी साडे शहर दे विच मार्केट है सब बंद पईयां ने। इस करके सब तो वड्डी जिहड़ी घाट है भी सानूं परेशानी आ रही है, इस करके आ रही है। और तुसीं ये देख लो 7-8 रुपए किलो 6 रुपए किलो प्याज विक रहा है, जिंदा 4 रुपए किलो 3 रुपए किलो कला किराया खर्चा ही सानूं आ रहा है। और कुछ भी पल्ले ना पैण वाली गल है, एक एवें टाइम पास करनी है जिहड़े माहौल मुताबक अज बनिया पिया है। महाराज करे सब नूं इस बीमारी तो दूर रखे, बचाए। और सरकार दीयां हदायतां मुताबक असी उवें काम कर रहे हैं, जिन्ना को सानूं समा दिता जाता है उन्ने को समय च असी जो भी साडे कोल विकदा है, जो भी वेचते हैं, चलो रल मिल के गुजारा असी कर रहे हैं। कोरोना के चलते जहां हर किसी से अपने घर पर ही रहने की अपील की जा रही है, ऐसे में अब कर्फ्यू के दौरान मिली ढील के चलते डीसी दफ्तर में पहुंचने वाले लोगों के लिए फाजिल्का के डीसी ने एक अनोखी पहल की है। फाजिल्का के डीसी खुद अपने कार्यालय के मेन गेट पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं। यानी कोरोना के चलते सभी एहतियात का इस्तेमाल करते हुए डीसी ने दफ्तर के बाहर
टेंट लगाकर डीसी दरबार लगा दिया है। इसका मतलब है कि इलाके का कोई भी व्यक्ति जिसे कोई समस्या है वह सीधा डीसी से संपर्क कर सकता है। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ ਹੈ ਮੇਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ देखेंगे। पंजाब के अमृतसर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की देखभाल करने वाले सफाई कर्मचारियों ने आज पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि एक तो उनकी तनख्वाह कम है और दूसरा उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार और ठेकेदारों द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कमरों की सफाई करते समय वह भी पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें भी 50 लाख रुपए की बीमा योजना में शामिल किया जाए। इकट्ठे होए 4-4 5-5 वाटा आप काम करते पे ना सानू कोई सुविधा हैगी ना साडा बीमा हैगा। इन्ना कोरोने दे मरीज आ रहे हैं 3-3 वाटा आप काम करते पे ना साडा बीमा ना साडा कोई साडे वास्ते वो हैगी कुछ भी नहीं हैगा। साडे वास्ते सुविधा कुछ नहीं हैगी, कोई सुविधा नहीं हैगी। की मांग की कर साडी तनख्वाह बढ़ाई जावे, साडा बीमा होवे 10,000 रुपया, छुट्टियां भी सानू 4 छुट्टियां होवे। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਲਫੂ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਫੂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਡਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸੁਲਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮਲ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਸਰ। पैसा पूरा पैसा ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੰਭਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं ਤੁਸੀਂ आओ ना करो ना आओ। हरियाणा के भिवानी में इन दिनों पूरे देश की तरह लॉकडाउन है। यहाँ लॉकडाउन के बावजूद चरस की तस्करी हो रही है। हरियाणा की नज़दीकी सीमा यूपी से चरस हरियाणा में आ रही है। भिवानी की CIA की टीम ने 53 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। आरोपी मिताथल गांव का निवासी बताया जा रहा है। ये जी कल हमारी टीम CIA स्टाफ भिवानी की गश्त के दौरान थी और सूचना मिली थी गुप्त विजयपाल सन्नो पर अर्जुन सिंह वासी मिताथल गांव नशीले पदार्थ धंधा करता है और जो काफ़ी मात्रा में नशीले पदार्थ लिए हुए है और सप्लाई करने के लिए आएगा। और मिताथल गांव के पास इसको काबू किया और मोटरसाइकिल पर सवार था ये, और इसके कब्जा से 53 किलो और 600 ग्राम चरस मिली है। तो ये कहाँ से लेकर आया था, कहाँ बेचने थे इसको कल गिरफ्तार किया था, आज पेश करके 3 दिन रिमांड लिया है और इसके बारे में गहन पूछताछ की जाएगी भाई कहाँ से लाया था, कौन साथी था, किस वाहन में लाया था। खरीफ के सीजन में धान के फसल की खेती होती है। गिरता हुआ भूजल स्तर चिंता का विषय है इस फसल के लिए। इस दिशा में सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना बनाई है, जिसके तहत किसानों को धान को छोड़कर दूसरी फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत यदि कोई धान के बजाय दूसरी फसलों की खेती करता है तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना की खंड सिरसा में शुरुआत हो गई है। आज गांव कुसुम्बी
में दर्जनों की संख्या में किसानों ने धान की बिजाई नहीं करने व वैकल्पिक फसल की बिजाई करने के लिए आवेदन जमा करवाए। देखिए, जो स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत जो ब्लॉक, खासकर जो अपना सिरसा ब्लॉक है जिसमें 40 मीटर से ज़्यादा गहरा पानी हो चुका है, उन ब्लॉक्स में धान की जगह दूसरी जो फसल है उनके लगाने के लिए किसानों को जो है राशि दी जाएगी 7,000 पर एकड़ के हिसाब से। तो इसमें मेन जो है धान की जगह कॉटन लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, मेज लगा सकते हैं और पल्सीज लगा सकते हैं। उन किसानों को 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। देखिए, इसमें प्रत्येक गांव में हमने एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। वो अधिकारी एक परफॉर्मर है, वो किसानों से मिल रहे हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि पानी की आने वाले समय में क्या महत्व है। और इस स्कीम के तहत खासकर ये बताया गया है कि जो सिरसा ब्लॉक है इसमें हमारे 47 मीटर से भी ज़्यादा गहरा पानी चला गया है। तो किसानों को बता रहे हैं कि इसकी जगह जो धान की जगह कॉटन लगाएं, मेज लगाएं, वो पल्सीज लगाएं। और अब तक करीब 700 एकड़ तक हमारे पास परफॉर्म में हमारे अधिकारियों ने भर लिए जा चुके हैं और किसान कुछ आगे भी आ रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। देखिए, इसमें लॉस वाली तो बात नहीं है, लेकिन सरकार जो इनके जो प्रोक्योरमेंट है वो भी करेगी और एमएसपी रेट भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इनका जो किसानों का जो फसल का बीमा करवाएं ताकि अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें कवर किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे विकास जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये स्कीम अभी सरकार ने चलाई है पानी बचाओ अभियान वाली, ये स्कीम से मैं एग्री हूँ। और पिछली बार हमने ज़्यादातर धान की फसल की थी, अब की बार हम धान की फसल नहीं करेंगे। लेकिन एक पॉइंट है कि सरकार जो ये स्कीम लागू की है, ये स्कीम आज से 1 महीने या 20 दिन पहले होनी थी, क्योंकि अभी जो लोगों बिजाई का टाइम है नरमे की, अभी का लगभग मेरे ख्याल से 80 या 85% नरमे की बिजाई हो चुकी है। तो अगर ये 20 या 1 महीने पहले शुरू कर देते स्कीम, तो जो किसानों ने अभी नरमा बोना था तो वो बो लेते। लोगों ने धान की फसल के लिए ज़मीन अपनी खाली छोड़ रखी है, तो अभी ये लेट हो गया है फसल, उसमें थोड़ा बहुत कॉटन में भी नुकसान होगा, क्यों खेती फसल तो वो कम होती है। और सरकार से मेरी आग्रह है कि पीछे भी जो स्कीम लागू की थी उसमें भी, जैसे हमारे पराली वाली थी स्कीम, उसमें अभी तक वो पैसा आया नहीं है। तो जो ये स्कीम लगाई है 7,000 रुपये वाली, तो मेरी सरकार से विनती है कि किसानों से दुर्व्यवहार न करे, जो स्कीम है वो टाइम पर ही उनके पेमेंट करे। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए लगातार सरकार का सहयोग हर कोई अपने अपने स्तर से कर रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने एक बार फिर से अच्छी पहल की है। बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजने के लिए 17,41,000 रुपये के चेक SBI बैंक में जमा करवाए। इससे पहले भी जिले की जनता के सहयोग से विधायक असीम गोयल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 13,31,000 रुपये भेज चुके हैं, जिसके चलते अब तक विधायक 30,72,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज चुके हैं।
देखिए, जिस प्रकार से आज पूरा संसार कोविड-19 जो कोरोना नाम की महामारी है उससे जूझ रहा है, संसार का कोई भी बड़े से बड़ा देश हो, विकसित देश हो, वो भी आज प्रत्येक तरह की संभव दिक्कतें महसूस कर रहा है। आज हमारे भारत के अंदर हमारे जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत दूरदृष्टि रखते हुए जिस प्रकार से इस महामारी को संभालने का काम किया, सब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, सहयोग से, और हमारे प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनकी पूरी टीम दिन रात इस महामारी से जूझने में लगी हुई है। तो एक पीएम केयर फंड और हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के नाते जो राहत देने के काम हैं लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे लगातार चल रहे हैं। तो उसी के अंदर आज उस बड़े यज्ञ के अंदर आहुति डालने के लिए हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा एक रिलीफ फंड चल रहा है, उसके अंदर हमने पहले भी 13,31,000 के लगभग के जो चेक दिए थे। आज लगभग 17,41,000 के करीब जो है चेक टोटल, ऐसे 30,72,000 रुपये की अमाउंट के चेक जो है अब तक हमने मुख्यमंत्री जी के जो है खाते में इस अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता के सहयोग से उन पैसे को भेजने का काम किया है। और उम्मीद है कि जनता के सहयोग से, समाज के सहयोग से और सरकार की तत्परता से, सरकार की नीतियों से हम इस बीमारी के ऊपर जल्दी ही जो है काबू पा लेंगे। और जैसा आदरणीय जननायक प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हमें अब आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और लोकल के लिए वोकल होना, जो उन्होंने कल इस चीज़ की पैरवी की है। तो निश्चित रूप से जब भारत जागता है, पूरा संसार जागता है, और भारत विश्वगुरु था और आगे भी बनेगा, और कोरोना पे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में जमातियों को ले जा रही बस को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बस को फरीदाबाद नेशनल हाईवे स्थित झाड़ से तली गांव के ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि बस पर नंबर फर्जी था और जमातियों को ले जाने के लिए उनके पास जो कागजात थे वह भी फर्जी लग रहे थे। इस संबंध में पुलिस ने सारे कागजातों की पड़ताल की, जिसमें क्लर्कियल मिस्टेक सामने आई, जिसे दुरुस्त कर बस को पुनः रवाना कर दिया गया। और बस में ड्राइवर और कंडक्टर सहित 13 लोग सवार थे, जिनमें 11 जमाती हैं। थी और दूसरी उसमें ये थी कि जो बस का नंबर था उसमें एक्चुअल में उनको कन्फ्यूजन हो गया था, वो गलत थी वो। उसके बाद में हमने वहाँ पे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह थे और जिसकी ड्यूटी थी रात को, जिसने ट्रांजिट पास बनाए थे, उनसे बात की, उनसे हमने सारी इस संबंध में जानकारी ली। और उसके बाद में उन्होंने उस कॉपी को रेक्टिफाई करके, उसमें जो गलतियाँ थी उनको ठीक करके हमारे पास कॉपी भेज दी थी, जिसके बाद हमने उनका प्रिंट आउट निकाल के इनको यहाँ से आगे हमने रवाना कर दिया। जिसमें सर कहा जा रहा था कि 8 लोगों के पेपर थे, 11 लोग उसमें शामिल थे और पेपर सिर्फ 12 तारीख के थे, ये 13 तारीख की सुबह जो है बस आई। इसमें कुछ संशय था जो ना बिल्कुल 11 आदमी थे और 11 के पेपर हमने चेक किए, ऑर्डर्स जो थे उसमें सारे। दोबारा हमारे पास जो कॉपी आई थी वहाँ से, मैं आपसे यही तो बता रहा हूँ ना कि भाई उसमें जो क्या है कि डेट की गलती थी उसमें। उन्होंने 12 तारीख को इशू कर रखे हैं और डेस्टिनेशन पे पहुँचने की डेट भी उन्होंने 12 ही दे रखी है, जबकि यहाँ से आदमी महाराष्ट्र जाएगा तो उसी दिन नहीं पहुँच सकता वो। उसको उन्होंने बाद में रेक्टिफाई करके उसमें 17 तक का टाइम उनको दे दिया था और वो सारे कंफर्म हो गए थे। उसके बाद ही हमने आसन को। हरियाणा के पलवल स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बंद की गई ओपीडी सेवा को आरंभ करने का निर्णय लिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल परिसर के ऑपरेशन थिएटर में एक केबिन, डायलिसिस और लेबर रूम में एक कक्ष को कोरोना पीड़ितों के लिए रिजर्व रखा गया है। हालांकि कोरोना मरीजों को कोविड अस्पताल, नल्हड़ या अन्य स्थानों पर रेफर कर दिया जाता है, लेकिन नागरिक अस्पताल परिसर में तीनों महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल पलवल जिले में की गई है। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवाएं भी आरंभ कर दी गई हैं। बना हुआ था, आज से सभी ओपीडी शुरू हो गई है। इस दौरान सबसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारी टीम इसमें लगातार लगी हुई है कि लोग डिस्टेंस के साथ बैठें, चाहे आप वेटिंग हॉल में हो या आप चाहे अपने उसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हैं, आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। हर गेट पर सैनिटाइज़र की सुविधा रखी गई है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी वॉशरूम्स के अंदर सोप की सुविधा उपलब्ध है, सोप एंड वाटर अवेलेबल है। इसके अलावा कहना चाहूँगा कि
डायलिसिस के लिए बेड रिजर्व किया गया है जो कि कोविड के लिए रिजर्व रहेगा। इसी प्रकार से लेबर रूम के अंदर एक रूम रिजर्व किया गया है जो कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर कोई डिलीवरी के लिए आते हैं तो उनके लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी एक ऑपरेशन थिएटर का एक कैबिन अलग से रिजर्व किया गया है जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ये इन सब सुविधाओं को बेहतरी का उद्देश्य ये है कि अगर कोई कोरोना से संबंधित मरीज आता है तो हम उनको बेहतर सुविधाएं दें। हरियाणा के करनाल में इंद्री में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि इंद्री के गांव उमरपुर के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद डंपर चालक डंपर समेत मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ऐसा ही हमें सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर ट्राली के साथ है ना किसी अज्ञात वाहन ने ना एक्सीडेंट कर दिया है। तो मैं मौके पर पहुंचा, वहाँ मौके पर जाकर देखा तो ये अपना बाबूराम सनोप सूरत सिंह है, ये गुमटो गांव का रहने वाला है। अपने ट्रैक्टर ट्राली में गन्ना लोड करके करतारपुर से गांव से पूरा जा रहा था। जंगल के पास पहुंचा तो सामने से एक डंपर चालक बड़ी तेज स्पीड और गफलत लापरवाही से चलाता हुआ आया, जिसने ट्रैक्टर ट्राली में साइड में टक्कर मारी। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्राली है ना साथ में उमरपुर के जंगल में नीचे गिर गई और इनको काफ़ी चोटें लगी हैं। इनके साथ ट्रैक्टर पे एक व्यक्ति और बैठा था जिसका नाम अमरनाथ सनोप अजमेर गढ़ी गुजरान का रहने वाला है, जिसकी उम्र 55-56 साल है। उसकी टक्कर लगने से मौके पे मौत हो गई है। अज्ञात वाहन के खिलाफ है ना मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक व्यक्ति घायल हुआ है जो ट्रैक्टर चला रहा था, जो साथ में बैठा था व्यक्ति उसकी मौके पर मौत हो गई है। पर मौका से भाग गया है, उसका कोई नाम पता ना मालूम था, उसका कोई आता पता नहीं है। तलाश करके जैसी सूरत कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस समय सबसे बड़ी खबर, रेल मंत्रालय ने ये एक सर्कुलर जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया। देश भर में चलेगी मेल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें। 22 मई से ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। 15 मई से होगी टिकटों की बुकिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल मंत्रालय ने ये एक सर्कुलर जारी किया है। ट्रेनों के संचालन के संबंध में देश भर में चलेंगी मेल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें। 22 मई से ट्रेनें चलाने की तैयारी हो रही है। 15 मई से टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है। देश भर में मेल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। 22 मई से ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 मई से टिकटों की बुकिंग भी शुरू होगी। तो रेल मंत्रालय ने यह सर्कुलर जारी किया है ट्रेनों के संचालन के संबंध में। देश भर में मेल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। 22 मई से ट्रेनें चलाने की तैयारी है और 15 मई से टिकटों की बुकिंग भी शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है ट्रेनों के संचालन के संबंध में। देश भर में मेल स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 22 मई से ट्रेनें चलाने की तैयारी हो रही है और 15 मई से इसकी बुकिंग भी शुरू होगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुधीर सलूजा जी, रेल मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है, जी क्या ताज़ा अपडेट हैं? जी, भारतीय रेलवे ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए सर्कुलर जारी किया है। राजधानी स्पेशल चलाने के बाद अब रेलवे देश भर में मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी चलाने की तैयारी में है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा आज एक सर्कुलर निकाल दिया है। इन गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट की भी टिकट बुक होगी, लेकिन तत्काल या प्रीमियम टिकट नहीं होगी। यह ट्रेन आगामी 22 मई से चलेगी, जबकि इसमें आगामी 15 मई से बुकिंग शुरू होगी। इनमें IRCTC की वेबसाइट के जरिए बुकिंग होगी। ट्रेन में फर्स्ट एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास की वेटिंग में 20 टिकट बुक किए जाएंगे। एसी सेकंड क्लास में 50 सीटें और एसी थर्ड क्लास में 100 सीटें वेटिंग लिस्ट में होंगी। स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट में 200 टिकट बुक किए जाएंगे। टिकटों की बुकिंग आगामी 15 मई से शुरू हो जाएगी, जबकि ट्रेनें 22 मई से चलेंगी। किस मार्ग पर ट्रेनें चलेंगी इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।
जी सुधीर सलूजा जी, हम जानना चाहेंगे कि जो भी ट्रेनें चलेंगी उसमें क्या कोविड-19 से सतर्कता की सारी तैयारियां की जाएंगी? जी बिल्कुल, अभी जो भी ट्रेन चलेगी उसमें कोविड-19 की पूरी सतर्कता बरती जाएगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने पर जो है उनका स्कैन किया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद उन्हें जो है रवाना किया जाएगा और अगर किसी यात्री को कोई सिम्टम है तो उसे यात्रा नहीं करने दी जाएगी। जी सुधीर सलूजा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है और जिसमें यह बताया गया है कि 22 मई से ट्रेनें चलेंगी और 15 मई से जो है उसकी बुकिंग शुरू होगी। तो इस बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।